नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग आगे का एनवायरनमेंट का सवाल देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के ही बचे थे, ज्योग्राफी उस दिन खत्म कर दिया था, तो उसके बाद एनवायरनमेंट के सवाल हम लोगों के बचे हुए थे। तो एनवायरनमेंट के 2010 में काफी कम सवाल पूछे गए थे, 3 या 4 सवाल थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जैसा कि ये सवाल का जो थीम है वो बायोस्फीयर रिजर्व है और एमएबी एक प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो यूनेस्को के ही है प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम है यूनेस्को ने 1971 में अपनाया था, और मैप का जो प्रोग्राम है वो 1977 में इसको अपनाया था। इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ श्रेणी बना करके एमएबी कार्यक्रम के तहत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इन लोगों ने उनको घोषित करना चालू कर दिया था। ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो यूनेस्को की बात हो गई। यूनेस्को ने भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हुए हैं, और एमएबी योजना के तहत 12 बायोस्फीयर रिजर्व को, इन्हीं 18 में से 12 को वो जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत या जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र के तहत उसको जो है घोषित कर चुका है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, वो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैसे इनमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक संरक्षण है उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करना, इनके बीच में संतुलन बना रहे। जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में संतुलन बना रहे, तो वही है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। इन सब में क्या रहता है कि प्रकृति का जो संरक्षण होता है वो पूरा देखा जाता है। जो क्षेत्र है वो न्यूनतम अशांत की श्रेणी में हो, ये सब चीजें होती हैं। और प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी हो, और ऊपर से भी उसको यूनेस्को और वहाँ की सरकार की मदद से, क्योंकि अंतर सरकारी प्रोग्राम है, तो वहाँ की सरकार की मदद से और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की मदद से उसमें जो है प्रबंधन का काम करते हैं, और पारंपरिक आदिवासी जीवन यापन के स्तर को भी संरक्षण दिया जाता है इसमें। तो ये सब तरीके के मानदंड है इसमें। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को, जो ये सवाल है। तो ये सूची के बारे में कौन सी सूची में सम्मिलित नहीं है, ये 12 सूची के बारे में सवाल बनाया है इसने। तो इन 12 सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? वर्तमान में तो देखिए चारों 12 सूची में सम्मिलित है। जब ये सवाल बना था तो इसमें कोई एक सम्मिलित नहीं रहा होगा, तो उसको हम लोग अब तो उसको करने से कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल तो ये चारों ही 12 सूची में शामिल है। ठीक है। हम लोग इस सूची को और भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हो उनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है, जैसा कि मैंने बताया, और विश्व नेटवर्क प्रोग्राम के तहत 12 है। तो जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जैसे एक ये कोल्ड स्टोरेज है, सॉरी कोल्ड स्टोरेज बोल रहा हूँ, कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, और ये डिब्रू सैखोवा ये असम में है। ठीक है। मानस जो है असम में है, नोकरेक जो है मेघालय में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, गल्फ ऑफ मन्नार ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है, ये समुद्री है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है। ये अगस्तमलाई है, केरल में है, केरल तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। नीलगिरी है, ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये इसके ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है। तमिलनाडु, इसमें ना 6 नीलगिरी में ही 6 नेशनल पार्क हैं इसके अंडर। ये सवाल पूछ चुका है, 6 नेशनल पार्क हैं इसके अंडर में। फिर ये अचानक मार है, अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, ये है लोकेशन इसकी। फिर ये पचमढ़ी है, ये भी एमपी में ही है। फिर ये पन्ना है, ये भी एमपी में ही है। फिर एक गुजरात में, एक अच्छे, तो एमपी में 3 है, एक ये है, एक ये है,
पन्ना है, पचमढ़ी है, अचानक मार, अमरकंटक, ये एमपी में। तो इतने हैं ये 18। इनका जो सन है, नीलगिरी का जो सन है, नीलगिरी का, ये 1986 है, 1986 में नीलगिरी बना था। ठीक है, और ये पहला था। भारत ने, इसका मतलब है, फिर हम ये भी देख लेते हैं कि भारत ने 1986 में यूनेस्को के इस प्रोग्राम को अपनाया था। मैन एंड सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम को अपनाया था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई थी 1986। तो 1986 में पहले ये बना बायोस्फीयर रिजर्व, और यही 2001 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी पहला था नीलगिरी, और ये एमएबी शामिल होने वाला या विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भी ये पहला था सन 2001 में। तो बाकी हम इसके बाद जब नीलगिरी शामिल हो गया, नीलगिरी के बाद नंदा देवी दूसरा था जो बायोस्फीयर रिजर्व बना। ठीक है, इसके बाद तीसरा नोकरेक था, नोकरेक ये मेघालय वाला, ये तीसरे नंबर पे था जो बायोस्फीयर रिजर्व बना। तो इस तरह से करीब 18 बायोस्फीयर रिजर्व बने ये इन विभिन्न सनों में। पहला याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, पहला दूसरा, ये जो है दूसरा वाला जो बना था 1988 में, और उसी साल ये भी 1988 में बना। तो ये सब 1988 में बना। इसके बाद ये जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला है, चूंकि ये समुद्री है एकमात्र, तो इसको भी याद रखिएगा, जैसे गल्फ और मन्नार की खाड़ी वाला। तो ये बना था 1989 में, 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। और जो सबसे लास्ट में बना है वो है पन्ना। पन्ना जो है 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ये सबसे अंत में बना है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे अंत वाला ही पूछ सकता है, सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला 1986, सबसे लास्ट वाला पन्ना ये 2011 में। अब हम उसको देख लेते हैं, विश्व नेटवर्क के तहत जो शामिल किए गए हैं। तो उसमें भी नीलगिरी, जैसा कि मैंने बताया कि सन 2001 में पहला ये बना था, नीलगिरी 2001 में बना था, विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ। और इसके बाद सबसे अंत में ये पन्ना ही शामिल हुआ, 2020 में इसको विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, पहला यही नीलगिरी, बायोस्फीयर रिजर्व पहले यही बना था और नेटवर्क में भी शामिल हुआ, और ये पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व पहले सबसे अंत में बना और विश्व नेटवर्क में भी सबसे अंत में शामिल हुआ। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग देख लेते हैं जो उसमें है, जो ऑप्शन में, जैसे कि सिमलीपाल ऑप्शन में था, तो सिमलीपाल ये है उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल जो है ये 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ था। ठीक है, 2009 में ये विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ, और 1994 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था। पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना, फिर इसको विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। और ये सिमलीपाल है, ये मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला। ठीक है, मयूरभंज, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। इस सिमलीपाल से नदियां निकलती हैं, जैसे बुद्धबलंग है, बैतरणी है, बैतरणी याद रखिएगा। ये पूछ ले सिमलीपाल से कौन सी नदी होके बहती है, तो बैतरणी और सुवर्णरेखा, ये वैसे भी फेमस नदियां हैं। तो ये दो नदियां आजकल प्रवृत्ति हो गई है, नेशनल पार्क से, अभ्यारण्य से, बायोस्फीयर रिजर्व से नदियां जो निकलती हैं उनको पूछने की प्रवृत्ति इस समय यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में शामिल है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है सिमलीपाल में, इसका नाम सिमलीपाल कैसे पड़ा, यहाँ पे सेमल नाम से वृक्ष पाया जाता है। सेमल वृक्ष की एक प्रजाति है, वो यहाँ पे काफी पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है। और ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, जैसे आप जानते हैं उड़ीसा में पीवीजीटी ग्रुप बहुत पाए जाते हैं, जनजातीय ग्रुप हैं जो पीवीजीटी वाले, वो बहुत पाए जाते हैं। 73% करीब जनजाति यहाँ पे रहती है, 73%। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कई जनजाति हैं। सिमलीपाल पर्वत भी यहीं पे है,
ठीक है। सिमलीपाल पर्वत है जो सिमलीपाल, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है खैरी बुक। खैरी बुक सिमलीपाल पर्वत की, ये याद रखिएगा। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, सेमल जरूर याद रखिएगा। बैतरणी सुवर्ण रेखा नदी, ये दो, और ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है ज्यादातर, ये तीन चीजें याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जिसमें अर्ध सदाबहार, नमपड़ पाती, घास के मैदान, ये तीनों प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय। तो ये हो गया सिमलीपाल के बारे में। दूसरा जो इसमें ऑप्शन था वो है सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये गंगा नदी के डेल्टा से बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से, ये पता ही है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का एरिया ये कवर करता है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये तीनों की श्रेणी में है। नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, पीआर भी है। नेशनल पार्क की 1973 में घोषित किया हुआ था नेशनल पार्क को, और बायोस्फीयर रिजर्व को सुंदरवन को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1989 में, 1989 में। और फिर इसको वर्ल्ड नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया था 2009 में, सॉरी 2001 में, निकल गया गलती से, 2001 में शामिल किया गया था विश्व नेटवर्क में, MAB में। और 1989 में बीआर बनाया, 1973 में नेशनल पार्क, 1989 में बीआर और 2001 में वर्ल्ड नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया। सुंदरवन में गरान या मैंग्रोव जिसे बोलते हैं, गरान या मैंग्रोव, वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी नाम से एक वृक्ष होता है, वो यहाँ पाया जाता है। जैसे सिमलीपाल में सेमल नाम से वृक्ष था, सुंदरवन में सुंदरी नाम से वृक्ष है, तो वो पाया जाता है। विश्व का ये एकमात्र ऐसा नदी डेल्टा है जहां पर बाघ पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। खारे पानी का गरान है ये, खारे पानी का मगरमच्छ भी यहाँ पर पाया जाता है। खारे पानी का गरान, ये मैंग्रोव खारे पानी का है, खारे पानी का मगरमच्छ भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इतनी चीजें हैं सुंदरवन के बारे में। मन्नार के बारे में देख लेते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में घोषित किया गया था, 1989 में घोषित किया गया था। इसके बाद इसको वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया था 2001 में, वर्ल्ड नेटवर्क में इसको शामिल किया गया। यानी कि इसको गल्फ ऑफ मन्नार को और सुंदरवन को एक ही साथ शामिल किया गया था। उसका भी यही सन था, इसका भी यही सन है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में ये है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। पहली चीज तो ये, यहाँ पे समुद्री पर्यावरण का है पूरा। डुगोंग जो है, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, व्हेल शार्क, डुगोंग, समुद्री घोड़े, हॉर्नबिल कछुए, तो ये जो है सब पाए जाते हैं। डुगोंग जो है यहाँ पे लुप्त प्राय है, ये याद रखिए। डुगोंग जो है यहीं पे संरक्षण होता है और ये लुप्त प्राय है। उसके बाद भारत की तरफ से इसमें ताम्रपर्णी नदी, इंडिया की तरफ से, जैसे ये भारत श्रीलंका के बीच में है तो इंडिया की तरफ से ताम्रपर्णी और श्रीलंका की तरफ से अरुवी नदी, अरुवी, ये दो नदियों के नाम याद रखिए। ये दोनों यहीं पे गिरती हैं, श्रीलंका की तरफ से अरुवी और ताम्रपर्णी। इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है, मतलब ये आर्द्रभूमि में भी शामिल है, आर्द्रभूमि। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में पूछेगा, गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में। फिर एक है नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी सबसे पहला है, ये हम लोगों ने चर्चा करी ली 1986 में, इसी को पहले घोषित किया गया था। फिर इसके बाद सन 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। इसमें 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क इसमें शामिल है। और 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है अरलम, दूसरा है मुदुमलाई, मुदुमलाई मुकुर्थी, मुकुर्थी के बाद नागरहोल, बंदीपुर और साइलेंट वैली। इतने, ये 6 जो है ये याद रखिएगा।
इस तरह के बहुत सवाल पूछता है कि फला टाइगर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क नहीं है या कौन सा शामिल है। तो ये 6 शामिल है इसमें। साइलेंट वैली पूरी तरह से केरल में है। तो इन सब की लोकेशन भी देख लीजिएगा कौन कहाँ पे है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी जो जनजातियां हैं वो काफी मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे टोडा है और कोटा है और भी है चिट्टी है, अल्लार है। तो ये सब पाई जाती है। यहाँ का एक नीलगिरी ताहर है, नीलगिरी ताहर, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। नीलगिरी ताहर है, ये भी लुप्त प्राय है डुगोंग की तरह, तो ये भी लुप्त प्राय है। और एक पूछा जाता है सिंह पुच्छी मकॉन्ग, ये भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इतना जो है इसके बारे में, नीलगिरी के बारे में। नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा, और सिंह पुच्छी मकॉन्ग, नीलगिरी ताहर, और ये पूछ चुका है। अच्छा, नीलगिरी के बारे में नदियों का क्वेश्चन बनेगा तो फिर आगे हम लोग देख लेंगे। इसके भी मैं नदियां लोकेशन में देख रहा था कौन कौन सी हैं, तो अभी मुझे पूरी तरह से मिल नहीं पाई हैं। तो मैं आगे जो है नदियों के बारे में, नीलगिरी वाले नदियों के बारे में चर्चा आगे हो जाएगी। बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे क्या इसमें होता है, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे आप ये लोग बीच का एरिया देख रहे हैं, ये बिहार है, बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन है, यहाँ का मैप है। ये बिहार, ये जो बीच का एरिया है इसको कोर बोलते हैं। तो ये जो कोर होता है ना, इस कोर में सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है ये, जैसे कोर एरिया यहाँ पे लिखा हुआ कोर एरिया, तो ये सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इस कोर एरिया में रिसर्च का काम केवल किया जाता है, और ऐसी रिसर्च होगी कि प्राकृतिक क्रिया और जो वन्य जीव संरक्षण है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत जो है प्रिजर्व है। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क अभ्यारण्य शामिल होते हैं और वन कर्मियों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ केवल रिसर्च होगा। इसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये बफर जोन है, बफर बीच का एरिया बफर। अब बफर किसका है? ये बाहर का जो संक्रमित क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिट जो क्षेत्र होता है, और अंदर का जो कोर एरिया होता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बफर क्षेत्र कहलाता है। तो बफर, कोर के चारों तरफ का एरिया बफर होगा, पूर्णतः नियंत्रित होता है ये, गैर विध्वंसक गतिविधियां यहाँ पे होती हैं, सीमित पर्यटन होगा यहाँ पे। ठीक है, सीमित पर्यटन, और मछली पकड़ना, चराई, ये सब होगा। मानव प्रवेश जो है बहुत ही सीमित मात्रा में, कोर से की तुलना में बिल्कुल सीमित रहता है। मतलब कोर में तो जान ही नहीं देते वन कर्मियों को छोड़ के, तो इसमें थोड़ा बहुत लेकिन मानव प्रवेश हो जाता है इस एरिया में, बफर में। तो लेकिन संक्रमित क्षेत्र से कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा अनुसंधान, शैक्षिक गतिविधियां जब करनी होती हैं तो उसी तरह से मानव प्रवेश होता है। ये बिल्कुल सही, कोई स्थानीय जनजाति है तो वो वहां पर रह सकती है, लेकिन वो भी सहयोग करती है पूर्णतः, उनको भी छेड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे स्थानीय समुदाय को की भागीदारी, पारंपरिक आदिवासी जीवन यापन स्तर का संरक्षण जो बनाना है वो भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, बफर क्षेत्र में जैसे कि आप देख रहे हैं मानव बस्ती भी है, और मतलब ये स्थानीय लोग होंगे, और यहाँ पे एजुकेशन वाला सिस्टम होता है, और मॉनिटरिंग भी यहाँ पे होती है। तो ये सब चीजें बफर क्षेत्र की। फिर बाहर जो आगे जो संक्रमित क्षेत्र होता है, संक्रमित क्षेत्र, ट्रांजिट क्षेत्र, ये तो इस ट्रांजिट क्षेत्र में मानव बस्तियां होती हैं। मतलब ये यहाँ पे जो है पूरी तरह से मानव के उद्यम और सहयोग पर, मतलब संरक्षण पर पूरी तरह से वन विभाग जो होते हैं या जो भी यहाँ के अधिकारी होते हैं, वन कर्मी होते हैं, वो लोकल लोगों के सहयोग से, संरक्षण, उनके मदद से पूरी तरह से इनका ख्याल रखते हैं। पूरा चारों तरफ से घिरा रहता है, और बस्तियां, फसलें, प्रतिबंधित जंगल,
प्रबंधित जंगल, सॉरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मनोरंजन की गतिविधियाँ, अन्य आर्थिक गतिविधियाँ जो हो सकती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, बस वही उतना चीज़ें होंगी। टूरिज्म भी होगा, ये सब होगा यहाँ पे, ठीक है। बाहर वाले क्षेत्र में सिर्फ इतने में ही ज़्यादातर जाने की अनुमति दी जाती है। तो ये है, ये आप जो है अपने दिमाग में रख लीजिएगा। कोर अंदर रहेगा, फिर ये बफर का क्षेत्र रहेगा। सवाल ये पूछा जाता है कि कोर एरिया में जैसे आदमी को जाने की अनुमति होती है, तो इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है, तो केवल रिसर्च की होती है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ये अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, जैसे सेम टू सेम वही सवाल 2010 में ये मैप से 2 सवाल पूछे गए थे। एक इससे पहले जो हमने किया, एक ये हमने किया। जैसे नीलगिरी है, नंदा देवी, मानस, सिमलीपाल। तो इसमें जो है बायोस्फीयर रिजर्व तो 3 है इसमें, ठीक है। लेकिन उस प्रोग्राम में, एमएबी के प्रोग्राम में या विश्व नेटवर्क के प्रोग्राम में केवल 3 शामिल हैं। जैसे नीलगिरी शामिल है, नंदा देवी शामिल है और सिमलीपाल शामिल है। बाकी ये चारों बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित है, लेकिन अभी मानस को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है इस लिस्ट में। 12 वाली लिस्ट है जो विश्व नेटवर्क की जो सूची है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में नीलगिरी देख लिया था, और हम लोगों ने सिमलीपाल भी देख लिया। नंदा देवी और मानस हम लोगों को देखना बाकी है। तो नंदा देवी जैसे कि नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा पर्वत के पास। ये तो ये जो नंदा देवी है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1988 में, और उस प्रोग्राम में शामिल किया गया है 2004 में, विश्व नेटवर्क के प्रोग्राम में 2004 में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद अगला था ऑप्शन में मानस था। मानस असम में है। मानस जो है केवल बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था, लेकिन अभी तक इसको विश्व नेटवर्क की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, मानस एक हाथी रिजर्व भी है, हाथी रिजर्व, ठीक है। हाथी रिजर्व है ये, और टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, नेशनल पार्क का भी दर्जा है इसको, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं इसके साथ। और मानस वाला जो है ये मानस वाला ये भूटान से भी अपनी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा आप। भूटान से भी अपनी सीमा सटा हुआ है ये। और यहाँ के जो कुछ प्रसिद्ध जो पंछी और मतलब जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं, जैसे बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पाया जाता है। बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प डियर, जो पूछ चुका है, स्वैम्प डियर। तो पिग्मी हॉग है, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर। तो इतने यहाँ पे पाए जाते हैं। मानस नदी यहीं से निकली हुई है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, मानस के बारे में। अच्छा, अब ये अगला सवाल है कि कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें है आनुवंशिक आत्मसात करण, परपक्षियों पर नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और कीट नियंत्रण। जैसे ये सब सवाल है, ये सब कॉमन सेंस में मार दिए जाते हैं। तो इसमें तो सी नंबर सही होगा, प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता होती है, जो जैव विविधता जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी और हर तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे और ये सब चीजें एक साथ पाई जाती हैं। अब उसका ह्रास कैसे होगा? जब प्राकृतिक वास का विनाश हो जाएगा, यानी कि जंगल काटे जाएंगे मान लीजिए, तो जानवर वहां रहेंगे ही नहीं, रह ही नहीं पाएंगे। उनके आवास जब नष्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से उसका ह्रास होगा। बाकी आनुवंशिक आत्मसातीकरण से तो होता नहीं है, और बच्चियों पर नियंत्रण से भी नहीं होता है, कीट नियंत्रण से भी नहीं होता है।
ये तो जैव विविधता बढ़ाते हैं, ये तीनों चीजें, ये तीनों जो है जैव विविधता बढ़ाने के कारण है, और ये जो है जैव विविधता घटाने का कारण है। तो इसको याद रखिएगा। से ये सब कॉमन सेंस वाले सवाल हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ जब डेवलप हो जाती है तो इस तरह के सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश, तो इसमें आज लगा हुआ है, मतलब ये पुराना सवाल है, 2010 का है। हालांकि उस समय भी और आज भी आगे तो चीन है। अभी मैं रिपोर्ट देखा था तो उसमें भी अभी चीन ही है जो सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे अपना यूरोपियन यूनियन है, और भारत जो है चौथे नंबर पे आता है। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, भारत चौथे नंबर पे आता है। बाकी हम लोग CO2 के बारे में देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2 को जो है सूखी बर्फ भी बोला जाता है, सूखी बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ा देती है। ठीक है, ये ऐसे बढ़ाती है कि क्या होता है कि सौर विकिरण जो होता है, सूर्य के द्वारा जो विकिरण आता है तो पृथ्वी को आता है, सूर्य के द्वारा जो विकिरण आता है वो आ तो जाता है जमीन तक, लेकिन इसके चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जब जमती है तो जो टकरा करके जो पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण, वो जो है वापस नहीं जा पाता है। तो इस वजह से जो पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण है वो जो वापस नहीं जा पाता है तो वहीं पे बना रहता है और पृथ्वी के ताप को जो है थोड़ा बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तापमान बढ़ गया। तो इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, इसलिए इसको GHG गैस बोलते हैं। ठीक है, तभी ये कहा जाता है कि ऊष्मा में, ताप संतुलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण हेतु पारदर्शी, लेकिन पृथ्वी के बहिर्गामी विकिरण हेतु अपारदर्शी होती है, अवरोधक का काम करती है, तापमान बढ़ जाता है, इसकी वजह से GHG कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 0.038% है। तीसरी महत्वपूर्ण गैस है, नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इस तरह से इस पे कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में, और पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ है, और भी हैं समझौते जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने के लिए उसको जो है रोकने के लिए, मतलब कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड न बढ़े, तो इस तरह से किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। और इसके बारे में जो कार्बन पे क्वेश्चन आता है आगे जो है तो उसमें हम देख लेंगे इसको। इसमें वर्तमान में क्या है कि पूर्व औद्योगिक जो चरण था उस तक ले जाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या इसमें है, तो हम लोग उसमें देख लेंगे। कि हम लोग जो है आगे जो है जब दूसरे सब्जेक्ट चालू करेंगे तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।